साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आइस कोचिंग संस्था के द्वारा जो न्यूज़ टुडे शीर्षक से डेली करंट अफेयर प्रोवाइड किया जाता है उसको यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने भारत के लिए भविष्य के सुपर फूड थीम पर, तो थीम याद रखिएगा, भारत के लिए भविष्य के सुपर फूड थीम पर राष्ट्रीय मोटा अनाज सम्मेलन का उद्घाटन किया। देखिए, मोटा अनाज क्या होता है? तो मोटा अनाज छोटे बीज वाली घासों का एक समूह है। इसका उत्पादन मानव उपभोग के लिए अनाज या खाद्यान्न की फसल के रूप में या चारे के रूप में किया जाता है। प्रोटीन, विटामिन ए, आयरन और आयोडीन जैसे पोषक तत्वों से युक्त होने के कारण इसे या इन्हें सुपर फूड कहा जाता है। प्रोटीन, विटामिन ए, आयरन और आयोडीन जैसे पोषक तत्वों से परिपूर्ण होते हैं ये। देखिए, यह खरीफ मौसम जो कि जुलाई से अक्टूबर के मध्य होता है, इसमें उगाई जाने वाली फसल है। तो ध्यान रखिएगा, जो मोटे अनाज होते हैं ये खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं। इसमें आपका बाजरा है, फिंगर मिलेट या रागी और ज्वार ज्वार है, ये खरीफ की फसलें हैं। कृषि जलवायु स्थिति के बारे में बात करें तो ये फसलें हरियाणा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान आदि के शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में अच्छी तरह से शुष्क दोमट मृदा में उगाई जाती हैं। मोटे अनाज का महत्व क्या है? देखिए, इसकी खेती के लिए अधिक मशीनीकरण की आवश्यकता नहीं होती है। यह सूखे को सहन कर सकती है। फसल तैयार होने में कम समय लगता है। इससे खाद्य की मांग को पूरा करने में सहायता मिलती है। तीसरा, मिश्रित कृषि प्रणाली के रूप में इसका उपयोग खाद्य और चारे दोनों रूप में किया जाता है। परंपरागत रूप से यह जनजातीय कृषि प्रथा से संबंधित है, जैसे कर्नाटक का रागी हब्बा त्यौहार। इसमें कार्बन संचय करने की क्षमता है। यह खाद्य सुरक्षा के लिए जलवायु अनुकूलन में सहायक है। मोटे अनाज के लिए जो सरकारी पहलें की गई हैं उनके बारे में बात करें तो पहला है मोटे अनाज के लिए एकीकृत अनाज विकास कार्यक्रम। इसका उद्देश्य विशेष फसल आधारित प्रणालियों के तहत समग्र उत्पादकता बढ़ाना है। दूसरा, गहन मोटा अनाज संवर्धन के माध्यम से पोषक सुरक्षा के लिए पहल। इसके लक्ष्य क्या हैं? इस गहन मोटा अनाज संवर्धन के माध्यम से पोषण सुरक्षा के तो पहला है 5 लाख हेक्टेयर भूमि को मोटे अनाज की खेती के तहत लाना, संकर बीज की आपूर्ति करना और मिश्रित मोटा अनाज प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना करना। मोटे अनाज को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत शामिल किया गया है। भारत विश्व स्तर पर मोटे अनाज का 5वां सबसे बड़ा निर्यातक है। तो दो बातें ध्यान रखिएगा कि मोटे अनाज को सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस सिस्टम में शामिल किया गया है और दूसरा, भारत विश्व स्तर पर मोटे अनाज का 5वां सबसे बड़ा निर्यातक है। ठीक है। वर्ष 2020 में कुल वैश्विक मोटा अनाज उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी की बात करें तो भारत की हिस्सेदारी लगभग 41% थी। कितनी थी? 41% हिस्सेदारी थी उत्पादन में। ठीक है, वैश्विक मोटा अनाज उत्पादन में 41% की हिस्सेदारी है भारत की। सरकार ने वर्ष 2018 को राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में घोषित किया था। खाद्य और कृषि संगठन वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाएगा। अब बात करते हैं, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने GSAT-24 प्रक्षेपित किया है। देखिए, GSAT-24 का प्रक्षेपण अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों के बाद संगठन के मांग संचालित संचार उपग्रह मिशन का पहला प्रक्षेपण है। वर्ष 2020 में अंतरिक्ष सुधारों की घोषणा की गई। इन सुधारों के साथ NSIL मतलब न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड को मांग संचालित मॉडल पर परिचालन उपग्रह मिशन शुरू करने का कार्य सौंपा गया था। मांग संचालित मॉडल का मूल रूप से आशय है कि जब उपग्रह प्रक्षेपित किया जाता है तो एक फर्म को पता होता है कि इसके अंतिम ग्राहक कौन है। ठीक है, इसे किस तरह उपयोग किया जाएगा और प्रतिबद्धता किस प्रकार की है। इससे पहले अधिक आपूर्ति संचालित मॉडल का उपयोग किया जाता था। इसमें प्रक्षेपण के बाद उपग्रह क्षमता को लीज पर दिया जाता था। आमतौर पर ग्राहकों द्वारा पहले से कोई पूर्ण प्रतिबद्धता नहीं की जाती थी। अब मांग संचालित मॉडल में क्या है? अब ग्राहक के द्वारा पहले से पूर्ण प्रतिबद्धता की जाती है। देखिए, NSIL न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के लिए GSAT-24 उपग्रह का निर्माण भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किया। इस उपग्रह को दक्षिण अमेरिका के फ्रेंच गुयाना के कोरो से प्रक्षेपित किया गया। उपग्रह को फ्रांसीसी कंपनी एरियन स्पेस द्वारा संचालित एरियन 5 रॉकेट से भू स्थिर जियो स्टेशनरी कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया है। GSAT-24 की संपूर्ण उपग्रह क्षमता इसके प्रतिबद्ध ग्राहक टाटा प्ले को लीज पर दी जाएगी। टाटा प्ले टाटा समूह का डायरेक्ट टू होम व्यवसाय है। ठीक है,
देखिए, संपूर्ण मिशन जो है पूरी तरीके से NSIL न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड द्वारा वित्त पोषित है। इसमें उपग्रह प्रक्षेपण अभियान, बीमा, परिवहन, कक्षा में रखरखाव और सहायता शामिल हैं। एक बार उपग्रह के कक्षा में स्थापित हो जाने के बाद इसका पूर्ण स्वामित्व और संचालन NSIL के पास होगा, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के पास होगा। आगे बात करते हैं न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के बारे में। बात करें तो देखिए, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड को वर्ष 2019 में, कब 2019 में स्थापित किया गया था। यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की एक वाणिज्यिक शाखा है। यह अंतरिक्ष विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करती है। यह कंपनी अधिनियम 2013 के तहत पंजीकृत है। इसकी प्राथमिक जिम्मेदारी भारतीय उद्योगों को अंतरिक्ष से संबंधित उच्च प्रौद्योगिकी गतिविधियों को पूरा करने के लिए सक्षम बनाना है। यह भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के उत्पादों और सेवाओं के संवर्धन एवं वाणिज्यिक दोहन के लिए भी उत्तरदायी है। आगे बात करते हैं, सहकारिता मंत्रालय ने अनुसूचित और बहुराज्यीय शहरी सहकारी बैंकों तथा ऋण समितियों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। किसका? अनुसूचित और बहुराज्यीय शहरी सहकारी बैंकों तथा ऋण समितियों का। यह सम्मेलन सहकारिता मंत्रालय और नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड क्रेडिट सोसाइटीज लिमिटेड NAFCUB NAFCUB ने आयोजित किया है। सहकारी बैंकों के महत्व के बारे में बात करें तो ये गरीबों की सौदेबाजी की शक्ति को बढ़ाते हैं, ये नेतृत्व विकास को प्रोत्साहित करते हैं, ये वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देते हैं इत्यादि। सहकारी बैंकों द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों की बात करें तो ऐसे बैंकों में सरकारी हस्तक्षेप अधिक है और इनका राजनीतिकरण भी होता है। ऐसे बैंकों में निष्पक्ष लेखा परीक्षा तंत्र का अभाव है, लागत की तुलना में लाभ अर्जित करने की प्रवृत्ति का अभाव होता है, इन्हें दोहरे विनियमन का सामना करना पड़ता है। ये राज्य के रजिस्टर ऑफ सोसाइटीज और भारतीय रिजर्व बैंक दोनों के विनियमन के अधीन है। तो ये फैक्ट जरूर याद रखिएगा, ये राज्य के रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज के अधीन भी होते हैं और भारतीय रिजर्व बैंक के भी अधीन होते हैं। सहकारी समितियों के संबंध में संवैधानिक प्रावधान की बात करें तो सहकारी समितियां 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची का विषय है। 97वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से संविधान में भाग 9B को जोड़ा गया। भाग 9B को जोड़ा गया। भारत संघ बनाम राजेंद्र शाह और अन्य 2021 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने संशोधन को आंशिक रूप से रद्द कर दिया था। न्यायालय के अनुसार संशोधन के कुछ प्रावधान जो हैं राज्य सूची के विषयों के संबंध में राज्य विधानसभाओं की शक्तियों का अतिक्रमण करते हैं। अनुच्छेद 19(1)(c) संगम या संघ या सहकारी सोसाइटियां बनाने की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। वहीं अनुच्छेद 43(b) में कहा गया है कि राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। तो एक आपके मूल अधिकार के तहत आता है, दूसरा जो है आपका नीति निषेध तत्व के तहत आता है। इससे पहले एक नया सहकारिता मंत्रालय गठित किया गया था। इसका गठन सहकारी समितियों के लिए व्यवसाय करने में सुगमता हेतु प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने तथा बहुराज्यीय सहकारी समितियों के विकास को सक्षम बनाने के लिए किया गया है। आगे बात करते हैं, वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2022 में चीन से आयात 45.51% बढ़ करके 7.02 ट्रिलियन रुपए हो गया है। जो चीन से हमारा आयात है, चीन से प्रमुख आयातों में शामिल हैं खनिज ईंधन, खनिज तेल, रसायन, उर्वरक, प्लास्टिक, लोहा व इस्पात, विद्युत मशीनरी एवं उपकरण, चिकित्सीय उपकरण इत्यादि। वित्त वर्ष 2022 में चीन को भारत ने जो निर्यात किया, चीज़ें बेची, वो 0.61% बढ़ा है। निर्यात की प्रमुख वस्तुओं में लोहा व इस्पात, अयस्क, स्लैग एवं एस और कार्बनिक रसायन शामिल हैं। हालांकि आयात में इस तेज वृद्धि को चिंता का विषय नहीं माना जा सकता है, बल्कि इसे कोविड-19 महामारी के प्रतिकूल प्रभाव के बाद औद्योगिक रिकवरी के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। अन्य प्रमुख व्यापारिक भागीदारों के साथ भारत के व्यापार में और अधिक वृद्धि हुई है। उदाहरण के लिए वित्त वर्ष 2022 में रूस से आयात 81% से अधिक बढ़ करके 0.73 ट्रिलियन हो गया है। चीन से आयात पर निर्भरता कम करने के लिए आरंभ की गई पहलों की बात करें तो साइबर सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए चीन से ऊर्जा उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो चीन की दूरसंचार उपकरण कंपनियों को नेटवर्क अपग्रेडिंग प्रक्रिया से बाहर रखा गया है। साथ ही पड़ोसी देशों से भारतीय कंपनियों में किसी भी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी अनिवार्य कर दी गई है। वर्ष 2021 में चीन के 5 उत्पादों पर 5 वर्ष के लिए डंपिंग विरोधी शुल्क लगाया गया था। अन्य संबंधित तथ्यों की बात करें तो रूस से भारत के कच्चे तेल का आयात अप्रैल के बाद से 50 गुना से अधिक बढ़ गया है। अब विदेशों से खरीदे गए सभी कच्चे तेल का 10% रूस से आयात हो रहा है। इससे पहले रूस
सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया था। वर्तमान में इराक भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता, दूसरे पे रशिया हो गया है, तीसरे पे सऊदी अरब पहुंच गया है। आगे बात करते हैं हम लोग बंदरगाह कनेक्टिविटी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने 50 विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया है। देखिए, बंदरगाह कनेक्टिविटी परियोजना ऐसी सड़क परियोजनाएं हैं जो मौजूदा राजमार्गों तक पहुंच प्रदान करती हैं। ये परियोजनाएं सड़क नेटवर्क को बंदरगाहों तक ले जाती हैं। इस प्रकार ये वस्तुओं की आवाजाही को सुगम बनाती हैं। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के हिस्से के रूप में बंदरगाह कनेक्टिविटी परियोजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। व्यापार को सुविधाजनक बनाने और मल्टी मॉडल परिवहन को बढ़ावा देने में इनके महत्व को देखते हुए इन्हें वरीयता दी गई है। भारत की तटरेखा 7516.6 किलोमीटर तक फैली हुई है। भारत में 14 बड़े बंदरगाह तथा 205 अधिसूचित लघु और मध्यम आकार के बंदरगाह। कितने बड़े बंदरगाह हैं? 14। गति शक्ति के में अलग अलग मंत्रालयों और राज्य सरकारों की कई अवसंरचना योजनाएं शामिल हैं। इनमें भारतमाला, सागरमाला, अंतर्देशीय जलमार्ग, शुष्क या भूमि बंदरगाह, उड़ान आदि प्रमुख हैं। बंदरगाह कनेक्टिविटी में वृद्धि सागरमाला परियोजना के तहत एक घटक है। भारतमाला देश भर में सड़क संपर्क बढ़ाने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम है। परियोजना के महत्व के बारे में बात करें तो कार्गो उत्पादन केंद्र जो है तटीय क्षेत्र की बजाय मुख्य रूप से भीतरी इलाकों में है, इसलिए बंदरगाहों से संपर्क महत्वपूर्ण है। दूसरा, बंदरगाह क्षेत्रों से कार्गो की निकासी में तेजी आएगी। इससे बंदरगाह पर कार्गो की भीड़ को कम करने में मदद मिलेगी। तीसरा पॉइंट है, ये समुद्री क्षेत्र या ब्लू इकोनॉमी के विकास को बढ़ावा देंगे। चौथा जो पॉइंट है, ये व्यवसाय को सुगम बनाएंगे और मल्टी मॉडल परिवहन में सहयोग करेंगे। आगे बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत पूरी तरह से ऑस्ट्रेलिया के विश्व दृष्टि के केंद्र में है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री ने अपनी भारत यात्रा के समापन के समय यह बात कही। उन्होंने चीन के उदय को देखते हुए दोनों देशों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संबंधों को मजबूत करने के महत्व को रेखांकित किया है। उन्होंने कहा कि चीन भारत और ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, लेकिन यही चीन दोनों देशों के लिए सबसे बड़ी सुरक्षा चिंता भी है। इसके लिए उन्होंने वास्तविक नियंत्रण रेखा और दक्षिण चीन सागर का हवाला दिया। भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों की बात करें तो पहला है साझा मूल्य। दोनों ऐसे लोकतंत्र हैं जो वैश्विक नियम आधारित व्यवस्था का निर्माण और सम्मान करते हैं। दूसरा, आर्थिक आधार पर दोनों देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार वर्ष 2020 में 24.4 अरब डॉलर का था। वर्ष 2020 में भारत ऑस्ट्रेलिया का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था। 2020 में भारत ऑस्ट्रेलिया का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था तथा 6ठा सबसे बड़ा निर्यात बाजार था। इसमें कोयला और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा का प्रमुख योगदान था। रक्षा की बात करें, वर्ष 2020 में द्विपक्षीय संबंधों में सुधार करते हुए इसे व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ा दिया गया है। दोनों देशों ने लॉजिस्टिक के लिए एक दूसरे के सैन्य अड्डों तक पारस्परिक पहुंच के लिए एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे तथा दोनों देशों ने 2+2 सुरक्षा संवाद भी स्थापित किए हैं। संयुक्त अभ्यास की बात करें तो ऑस्ट्रेलियाई नौसेना भारत द्वारा आयोजित मालाबार नौसैनिक अभ्यास का हिस्सा है। भारतीय वायुसेना ऑस्ट्रेलिया द्वारा आयोजित किए जाने वाले पिच ब्लैक अभ्यास में भाग लेती है। क्षेत्रीय समूह की बात करें तो दोनों देश क्वाड और ऑस्ट्रेलिया भारत इंडोनेशिया त्रिपक्षीय मंच में भी शामिल है। अब सुर्खियों में रहे स्थलों की बात करें, चीज़ों की बात करें तो पहला है घोस्ट या जाली राशन कार्ड। देखिए, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत अब तक राज्यों में लगभग 4.7 करोड़ घोस्ट या जाली राशन कार्डों को रद्द कर दिया है। 4.7 करोड़। इन कार्डों से 17 करोड़ अपात्र लोग लाभान्वित हो रहे थे। अधिनियम जो है वो पात्र लाभार्थियों जनसंख्या का 67% को रियायती मूल्य पर खाद्यान्न प्राप्त करने का कानूनी अधिकार प्रदान करता है। यह राज्यों को लाभार्थियों की पहचान करने और अपने स्वयं के अपवर्जन संबंधी मानदंड बनाने का भी अधिकार देता है। राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों के अन्य उत्तरदायित्व क्या है? राशन कार्ड जारी करना, पात्रता के अनुसार खाद्यान्न का वितरण इत्यादि। आगे बात करते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के बारे में। तो वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत निःशुल्क खाद्यान्न राशन योजना को दिसंबर 2022 से आगे न बढ़ाने का सुझाव दिया है। सितंबर 2022 से आगे, ठीक है। व्यय विभाग का मानना कि यदि योजना को वर्ष 2023 तक बढ़ा दिया गया तो खाद्य सब्सिडी लगभग 3.7 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ सकती है। इससे परिणामस्वरूप सरकार के वित्तीय स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के बारे में बात करें, यह एक निःशुल्क खाद्यान्न योजना है। इसे मार्च 2020 में प्रारंभ किया गया था, कोविड-19 के दौर में। इस योजना में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पहले से उपलब्ध कराए जा रहे रियायती राशन के अतिरिक्त 81 करोड़ से अधिक लोगों के प्रति 81 करोड़
से अधिक लोगों के प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो मुफ्त चावल या गेहूं और 1 किलो साबुत चना प्रदान किया जाता है। आगे बात करते हैं निर्यात अर्थात राष्ट्रीय आयात निर्यात वार्षिक व्यापार विश्लेषण रिकॉर्ड पोर्टल के बारे में। प्रधानमंत्री ने निर्यात नामक एक नया पोर्टल लॉन्च किया है। यह भारत के विदेश व्यापार से संबंधित आवश्यक सभी जानकारी के लिए वन स्टॉप प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करेगा। यह सभी हितधारकों को रियल टाइम डेटा प्रदान करके बाधाओं को दूर करने में मदद करेगा तथा इस पोर्टल पर विश्व के 200 से अधिक देशों को निर्यात किए जाने वाले 30 से अधिक वस्तु समूहों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध होगी। इस पर आने वाले समय में जिलेवार निर्यात से जुड़ी जानकारी भी उपलब्ध होगी। आगे बात करते हैं अब तक का सबसे बड़ा जीवाणु के बारे में। तो देखिए थियोमार्गरिटा मैग्निफिका नामक यह जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया वर्ष 2009 में कैरेबियन में ग्वाडेलोप के मैंग्रोव वनों में पाया गया था। यह 1 सेंटीमीटर तक लंबा है। यह मौजूद सल्फरयुक्त वातावरण इस जीवाणु के लिए एक ऊर्जा स्रोत के रूप में कार्य करता है। यह किसी भी अन्य ज्ञात जीवाणु से 50 गुना बड़ा है। इसे अनौपचारिक रूप से माउंट एवरेस्ट ऑफ बैक्टीरिया के रूप में संदर्भित किया जाता है। इसमें कोश का विभाजन के लिए आवश्यक कुछ जीनों का लोप हो गया है। साथ ही इसमें कोशिका वृद्धि के लिए उत्तरदायी जीनों की प्रतियों की संख्या सामान्य से अधिक है। इसका डीएनए अधिकांश जीवाणुओं की तरह कोशिका के भीतर मुक्त रूप से तैरती अवस्था में नहीं है, परंतु इसमें डीएनए धारक कोशिकांग पेपिन होते हैं। नोट देखिए अब तक का सबसे बड़ा ज्ञात एकल कोशिकीय जीव जलीय शैवाल कोलरोपा टैक्सीफोलिया रहा है जो कि 15 से 30 सेंटीमीटर तक लंबा होता है और ये 1 सेंटीमीटर है। आगे बात करते हैं मोबस के बारे में। तो उड़ीसा की मोबस को संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2022 के वार्षिक लोक सेवा पुरस्कार सम्मानित किया है। यह सम्मान इसे लैंगिक अनुक्रियाशील सार्वजनिक सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रदान किया गया है। मोबस के बारे में बात करें, यह उड़ीसा के राजधानी क्षेत्र शहरी परिवहन प्राधिकरण द्वारा संचालित एक बस सेवा है। ये बसें लाइव ट्रैकिंग, ट्रैवल प्लानर और ई टिकटिंग जैसी रियल टाइम तकनीकों से लैस हैं। मो ई राइड नामक एक ई रिक्शा प्रणाली को अंतिम मील फीडर सेवा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। मो बस कंडक्टरों में 40% महिलाएं हैं। मो ई राइड ड्राइवरों में 100% महिलाएं ट्रांसजेंडर व्योम वंचित समुदायों के लोग हैं। वैश्विक अनुमान शिक्षा सहायता की आवश्यकता वाले संकट से प्रभावित बच्चों और किशोरों की संख्या शीर्षक से विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। देखिए इसे एजुकेशन कैन नॉट वेट से जारी किया है। यह आपातकालीन स्थिति और दीर्घकालीन संकट में शिक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र का वैश्विक कोष है। इसका मुख्य निष्कर्ष क्या है इस रिपोर्ट का? तो संकट से प्रभावित देशों में शैक्षिक सहायता की आवश्यकता वाले स्कूली आयु के बच्चों की संख्या वर्ष 2016 की 75 मिलियन से बढ़ करके 2022 मतलब अब जो हो बढ़ करके वर्तमान में 222 मिलियन हो गई है। आगे बात करते हैं अबू बाची मेला के बारे में। तो असम के गुवाहाटी में स्थित कामाख्या मंदिर में 4 दिवसीय अम्बुबाची मेले का शुभारंभ हो गया। इस मेले का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। ये देवी कामाख्या शक्तिपीठ जो है कि वार्षिक मासिक धर्म को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। यह मेला मासिक धर्म के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के उत्सव के रूप में भी लोकप्रिय है। कामाख्या मंदिर के बारे में बात करें तो मंदिर गुवाहाटी में नीलांचल पहाड़ियों पर स्थित है। यह 52 शक्तिपीठों या शक्ति अनुयायियों के प्रमुख केंद्रों में से एक है। इसे तांत्रिक अनुष्ठानों के प्रमुख केंद्रों के रूप में एक माना जाता है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 इस सूचकांक को इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट एक शोध संगठन इसने जारी किया। सूचकांक में ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना प्रथम स्थान पर है। ठीक है, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में। इसके बाद कोपेनहेगन और स्विट्जरलैंड का ज्यूरिख शहर आता है। कोपेनहेगन और फिर स्विट्जरलैंड का ज्यूरिख शहर आता है। सूचकांक में 140 शहरों को रैंकिंग प्रदान की गई है। यह रैंकिंग उनकी स्थिरता, स्वास्थ्य देखभाल, संस्कृति, पर्यावरण, शिक्षा और बुनियादी ढांचे के आकलन के आधार पर शहरी जीवन की गुणवत्ता के आधार पर प्रदान की जाती है। आगे बात करते हैं गोवा में साओ जोआओ उत्सव। इस उत्सव में फलों, फूलों और पत्तियों से बने मुकुटों का खेल खेलने वाली गतिविधियां शामिल हैं। साथ ही उत्सव का प्रमुख आकर्षण जल निकाय, कुएं, तालाब, फव्वारे व नदियां हैं। इनमें मौज मस्ती करने वाले लोग खुशी की छलांग लगाते हैं। यह उत्सव परिवार और ग्रामीणों को अपनी नवविवाहित पतियों को थोड़ा बेहतर तरीके से जानने का अवसर प्रदान करता है। परंपरागत रूप से नए दामाद को फलों और पत्तियों से जब उत्सव का मुकुट पहनाया जाता है, इसके बाद उसे गांव के चारों ओर ले जाया जाता है। बस वह अन्य मौज मस्ती करने वालों के साथ कुएं में खुशी की छलांग लगाता है। आगे बात करते हैं
श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में, जिनका जन्म 7 जुलाई 1901 को हुआ था और इनकी मृत्यु 3 जून 1953 को हुई थी। मुखर्जी वर्ष 1929 में 1929 में बंगाल विधान परिषद के सदस्य बने थे। मुखर्जी वर्ष 1934 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के सबसे कम आयु 33 वर्ष में कुलपति नियुक्त किए गए थे। मुखर्जी हिंदू महासभा में शामिल हुए और वर्ष 1944 में इसके अध्यक्ष बनते हैं। वह स्वतंत्र भारत के प्रथम उद्योग और आपूर्ति मंत्री थे। वर्ष 1951 में उन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की और वर्ष 1977 से लेकर 79 में उन्होंने जनता पार्टी की सह स्थापना की। उन्होंने अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को स्वायत्त दर्जा जिसके जरिए दिया गया था, इसका कड़ा विरोध किया था। इनके मूल्यों में नेतृत्व, दृढ़ता, सच्चाई, दृढ़ विश्वास का साहस इत्यादि है। सुर्खियों में रहे स्थल में कोलंबिया के बारे में बात करते हैं। कोलंबिया जो है आपका दक्षिण अमेरिकी देश है। तो देखिए, तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड ONGC की विदेश शाखा ONGC विदेश लिमिटेड ने कोलंबिया में एक तेल भंडार की खोज की है, इसलिए चर्चा में था। अवस्थित कहाँ पे है कहाँ पे? तो दक्षिण अमेरिका के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है कोलंबिया। इसके उत्तर में कैरेबियन सागर और पश्चिम में इसके उत्तर में कैरेबियन सागर है, ठीक है, और पश्चिम में प्रशांत महासागर। भूमध्य रेखा देश के दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है। उत्तर पश्चिम में इसकी सीमा पनामा से लगती है। पनामा कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर के मध्य अवस्थित है। इसके अलावा इसकी सीमा पूर्व में वेनेजुला और ब्राज़ील से तथा दक्षिण में पेरू में इक्वाडोर से लगती है। इसको मैप में आप जरूर देखिएगा। इसकी विशेषताओं की बात करें तो इसके पश्चिमी भाग में एडियन कार्डिलेरा पर्वत श्रृंखला स्थित है। पूर्व में लानोस नामक विशाल घास के मैदान हैं, ठीक है, तो लानोस घास के मैदान यहाँ पाए जाते हैं। इसके दक्षिणी भाग के आधे हिस्से पर अमेजन बेसिन के घने वन पाए जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने पूरे करंट अफेयर को देखा। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।